हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो है एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का जो पहला चैप्टर लेकर आया हूं। तो हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पे एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन इज ए रिकॉर्ड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोजेक्ट। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है उस पर कितने हमारा जो है लेबर लगने वाला है, कितना मटेरियल लगने वाला है, टोटल उस पर कितना खर्च होने वाला है, कितना हमें कॉस्ट आने वाली है। इस चीज़ों का जो है हम लोग मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले इन सारी चीज़ों का जो है कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। इसी को जो हम लोग जो है एस्टिमेशन करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ पे है कि एस्टिमेशन, पर्पस ऑफ एस्टिमेशन, यानी एस्टिमेशन के क्या क्या पर्पस है। तो पहला पॉइंट है टू प्रोवाइड द आइडिया अबाउट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि एस्टिमेशन द्वारा हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है उस पर कितना टोटल खर्च आने वाला है। दूसरा है टू प्रोवाइड द आइडिया अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल एंड लेबर। यानी कि जो डिफरेंट टाइप के हमें मटेरियल यूज करने हैं जो और जितने लेबर की हमें रिक्वायर्ड है, यानी कि जिनकी ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों का जो है हमें इसके द्वारा पता चल जाता है। हमारा अगला पॉइंट, हमारा देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे है टू कंप्लीट डिपार्टमेंटल फॉर्मेलिटीज़ रिलेटेड टू टेंडर। यानी टेंडर से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इसमें जो है हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। और उसके बाद है टू प्रोवाइड द आइडिया अबाउट टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। यानी कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लग सकता है, इस सारी चीज़ों का हमें जो है एस्टिमेशन द्वारा पता चल जाता है। और अगली चीज़ है टू हेल्प द वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। यानी कि जब भी हम जो वैल्यूएशन करते हैं, जब भी मूल्यांकन करेंगे अपनी बिल्डिंग का, तो इससे जो है एस्टिमेट से हमें मदद मिलती है। एस्टिमेट द्वारा हम पता कर पाते हैं कि मतलब हमारी बिल्डिंग के निर्माण कितना खर्च आया, तो उसी के हिसाब से हम लोग इसका जो है वैल्यूएशन करते हैं। अगली चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ एस्टीमेट। तो देखिए टाइप ऑफ एस्टीमेट में पहला जो हमारा आता है रफ एस्टीमेट। रफ एस्टीमेट में जो है 3 एस्टीमेट आते हैं। पहला होता है प्रीलिमिनरी या फिर एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, और दूसरा है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, और तीसरा होता है क्यूबिक रेट एस्टीमेट। मतलब ये तीनों एस्टीमेट हमारे जो हैं रफ एस्टीमेट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा एस्टीमेट होता है डिटेल एस्टीमेट। दूसरा हमारे यहाँ पे जो देख रहे हैं डिटेल एस्टीमेट। तीसरा हमारा होता है, देखिए यहाँ पे तीसरा जो हमारा है रिविज्ड एस्टीमेट, और चौथा है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पांचवा है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, और छठवां है एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टीमेट। तो देखिए हमारा सबसे पहले हम देखेंगे प्रीलिमिनरी या फिर एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। यानी इसके बारे में हम लोग जो है पहले देखेंगे इसके बारे में। तो देखिए इसमें पहला दिया है इट इज़ द लीस्ट एक्यूरेट एस्टीमेट विच हैज़ वेरी हाई चांसेस ऑफ एरर। यानी कि ये जो हमारा एस्टीमेट होता है बहुत ही कम एक्यूरेट होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जो है गलतियों के चांसेस होते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है दिस एस्टीमेट इज यूज टू प्रोवाइड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। यानी कि ये जो है ये एस्टीमेट हमें जो है प्रोजेक्ट की कितनी कॉस्ट आने वाली है वो प्रोवाइड करता है, यानी प्रदान करता है। अगला चीज़ है कि दिस एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क। यानी कि ये जो हमारा एस्टीमेट तैयार किया जाता है रफ कॉस्ट एस्टीमेट में, जो हमारा प्रीलिमिनरी एस्टीमेट जो तैयार किया जाता है वह जो है अब अनुभव, यानी जो प्रैक्टिकल नॉलेज के अनुभव के आधार पर, और जो है कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क, यानी कि कोई भी अगर संरचना बनी है तो उसके आधार पे जो है हम लोग अपना जो है एस्टीमेट तैयार करते हैं। इसमें अगला पॉइंट है दिस एस्टीमेट डज नॉट रिक्वायर एनी डिटेल ऑफ ड्राइंग रेट ऑफ मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। यानी कि प्रोजेक्ट में जितने भी स्पेसिफिकेशन हैं और मटेरियल वगैरह ड्राइंग का जो सारे रेट हैं, उन सब चीज़ों की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि एबोव 5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज एडेड इन फ्रॉम द कंटिन्यूसिस। यानी कि अगर हमारा कोई भी कंटिन्यूस मतलब होता है कि कोई भी यदि हमारी जो है बाधाएं आ रही है, हमारे संरचना में के निर्माण के समय कोई बाधा आ रही है, तो जो है उसके लिए हम लोग जो है 5% टोटल कॉस्ट में 5% और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि नोट में दिया है कि कंटिन्यूसिस आर द डिफरेंट इंडेंशियल, नहीं इसको इंसिडेंटल एक्सप्रेशन विच कांट बी क्लासिफाइड इनटू एनी कैटेगरीज। यानी कि जो हमारा बाधाएं होती हैं, जैसे बहुत सारी बाधाएं होती हैं जिनका जो हम लोग इसमें क्लासिफाई नहीं करते हैं, मतलब इसमें हमारी जो है उनका जो है उल्लेख नहीं होता है हमारे जो है एस्टीमेट के अंदर, फिर भी अगर वो आ गई तो उनके लिए जो हम लोग 5% ऐड कर लेते हैं। अगला है हमारा प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। तो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट क्या है कि दिस एस्टीमेट इज बेस्ड अपॉन प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग। यानी ये जो हमारा
एस्टिमेट होता है ये बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो प्लिंथ एरिया का अगला पॉइंट है कि प्लिंथ एरिया इंक्लूडेड द कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग एट द प्लिंथ लेवल, यानी कि बिल्डिंग जो प्लिंथ लेवल तक जितना एरिया जो है कवर्ड यानी कवर्ड करता है उसे हम लोग जो है प्लिंथ एरिया में जोड़ते हैं। कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटीरियर डायमेंशन, यानी कि बाहरी डायमेंशन के आधार पे जो हम लोग प्लिंथ एरिया अपना जो है कैलकुलेट करते हैं। अगला पॉइंट हमें देखिए आप देखने को मिल रहा है कि दिस एस्टिमेट इज एक्यूरेट एज कंपेयर टू प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बट ओवरऑल एक्यूरेसी इज लो, यानी कहने का अर्थ है कि यह जो हमारा एस्टिमेट है वो जो हमारा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट होता है उससे तो उसकी अपेक्षा तो है जो है एक्यूरेट होता है, लेकिन इसमें भी एक्यूरेसी हम कह सकते हैं कि कमी होती है। अब देखिए यहाँ पे आना चाहिए कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बराबर होता है टोटल प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर मीटर स्क्वायर। अगली चीज़ हम देखते हैं क्यूबिक रेट एस्टिमेट। तो देखिए क्यूबिक रेट एस्टिमेट क्या है कि दिस एस्टिमेट इज बेस्ड अपॉन क्यूबिक कंटेंट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि ये जो हमारा एस्टिमेट है यह जो है हमारे क्यूबिक कंटेंट पे आधारित। क्यूबिक कंटेंट का मतलब हम कह सकते हैं कि जो है मतलब कोई भी बिल्डिंग अगर हमारी है तो उसकी प्लिंथ एरिया के साथ साथ जो हम लंबाई और चौड़ाई के साथ उसकी ऊंचाई भी लेने लगते हैं, तो इसी को हम लोग क्यूबिक कहते हैं। तो कह रहा है कि फॉर फ्लैट रूफ सिस्टम द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज टेकर फ्रॉम द टॉप ऑफ कंक्रीट टू टॉप ऑफ रूफ स्लैब, यानी कि अगर हमारा कोई भी छत ऐसे मान लीजिए फ्लैट करने का मतलब है कि अगर कोई भी हमारा जो फ्लैट रूफ है अगर ऐसा चपटा रूफ है तो हम जो है इस रूफ के टॉप तक जो है उसकी बिल्डिंग की हाइट को पूरा टॉप तक लेंगे। और दूसरा कह रहा है कि इन केस ऑफ स्लोपिंग रूफ द एवरेज हाइट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कंसीडर, यानी कि अगर हमारा इस तरह से कोई स्लोपी रूफ है तो हम लोग यहाँ ये हमारी मिनिमम होगी हाइट और ये मैक्सिमम हाइट होगी, इन दोनों का जो है एवरेज वैल्यू लेकर हम लोग हाइट को निकालते हैं। और हमारा क्यूबिक बराबर होता है कि प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा। और होता है टोटल कॉस्ट जो आती है वो क्यूबिक कंटेंट मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर मीटर स्क्वायर से हम लोग जो मल्टीप्लाई कर देंगे अपना क्यूबिक कंटेंट में तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाता है। अगली चीज़ हम देखने दूसरी चीज़ मिलती है डिटेल एस्टिमेट। तो कह रहा है दिस एस्टिमेट इज मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट हैविंग लीस्ट चांसेस ऑफ एरर, यानी कि ये जो हमारा एस्टिमेट होता है ये बहुत ही परिशुद्ध एस्टिमेट होता है, बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है और इसमें जो है बहुत कम चांसेस होते हैं त्रुटियों के। और दिस एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिटेल ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट विथ रेट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, यानी इस एस्टिमेट में हम लोग जो ड्राइंग से लेकर उसकी जो इतने भी स्पेसिफिकेशन हैं और मटेरियल का कितना खर्च आने वाला है कितना लेबर का खर्च आने वाला है इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। अगला पॉइंट जिसमें देखिए तीसरा पॉइंट है कि ईच वर्क इज डिवाइडेड इनटू, देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा है ईच वर्क इज डिवाइड इनटू सब हेड, यहाँ पे सब होना चाहिए SUB सब हेड, यानी कि कहने का मतलब है कि जितने भी काम होते हैं उनको अलग अलग नंबरों में हम लोग बांट देते हैं। अगला पॉइंट है दिस एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड टू पार्ट, यानी ये जो हमारा एस्टिमेट होता है उसमें उसको दो भागों में जो है बांटा जाता है। तो पहला है फर्स्ट पार्ट कंटेंस डिटेल कैलकुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ एस्टिमेट, यानी कि जो पहला पार्ट होता है उसमें पूरा डिटेल कैलकुलेशन होता है और जो है एस्टिमेट के बारे में जो है एनालिसिस होता है। और सेकेंड पार्ट इज कंटेंस ए ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ कंप्लीट एस्टिमेट, यानी जो दूसरा पार्ट होता है उसमें जो है पूरे एस्टिमेट का एक ब्रीफ रिकॉर्ड होता है। अगर छठवां पॉइंट हम देखते हैं कि 3 to 5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ कंटेंगेंसी, यानी कि जब हमारी कंटेंगेंसी होती है हमारी यहाँ पे तो अगर प्रोजेक्ट में कोई भी बाधा आ रही है तो हम लोग जो डिटेल एस्टिमेट में है जो 3 से 5% टोटल कॉस्ट का हम लोग जो है जोड़ते हैं। अगला चीज़ आता है हमारा रिविजड एस्टिमेट का मतलब ऐसा एस्टिमेट कि जैसे कोई एस्टिमेट हमारा तैयार है कोई डिटेल एस्टिमेट और अचानक से कोई दिक्कत आ गई तो उस एस्टिमेट को मतलब उस कास्ट जब बढ़ने लगी तो हम क्या करते हैं कि एस्टिमेट को दोबारा करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिवेस्ड एस्टिमेट। तो देखिए रिवेस्ट कह रहा है कि डिटेल्ड एस्टिमेट इज रिवेस्ड एस्टिमेट व्हेन, यानी कि हम लोग डिटेल एस्टिमेट का जो है रिवेस्ड एस्टिमेट कब बनाते हैं। तो पहला है
सेक्शन कॉस्ट एक्सीड बाई 5%, यानी कि जो हमारी सेक्शन कॉस्ट का मतलब होता है स्वीकृति राशि, यानी कि जितनी हमारी स्वीकृति राशि है टेंडर के लिए, अगर उससे 5% अधिक हो रहा है तो हम रिवेस्ड एस्टिमेट तैयार करेंगे। और एक्सपेंडिचर एंड मटेरियल डिविएशन आर एक्सीड 10% यानी कि जो हमारा खर्च हो रहा है मटेरियल वगैरह सब जो है 10% अगर हो रहा है तो भी हम उसके लिए जो है रिवेस्ड एस्टिमेट तैयार करेंगे। और कह रहा है कि एक comparative report is prepared in which reason is deviation is mentioned, यानी कि कहने का अर्थ इसका है कि जब भी हम अगर रिवेस्ट एस्टिमेट अगर प्रिपेयर यानी तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमें ये रीजन जो होता है उसको जो है पूरा मेंशन करना पड़ता है, अच्छी प्रकार से उसमें जो है मेंशन करना पड़ता है कि किस रीजन की वजह से हम लोग जो है रिवेस्ट एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं। अगला चीज़ है हमारा, देखिए चौथा है एनुअल रिपेयर, यानी एनुअल रिपेयर का मतलब वार्षिक में जो है हम लोग उसकी मरम्मत वगैरह करते हैं वो सारी चीज़ें। तो कह रहा है कि ए डिटेल एस्टिमेट विच इंक्लूडिंग अबाउट 1.5% इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एनुअली, यानी वार्षिक जो हम लोग हर साल जो है उसका मेंटेनेंस या रिपेयर करने के लिए, वार्षिक मेंटेनेंस या रिपेयर करने के लिए टोटल कास्ट का 1.5% लेते हैं। और अगला पॉइंट हमारा है कि दिस ईयर इज इन विच मेंटेनेंस इज डन इंक्लूडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ मनी 1.5 इन बैक ईयर, यानी कहने का इसका मतलब है कि जो हमारा 1.5% जैसे इस मान लीजिए पहली साल हमने अब एस्टिमेट तैयार किया तो हम लोग टोटल कॉस्ट का 1.5% लेंगे, लेकिन अब जो 1.5% खर्च किए हैं उसे भी हम लोग टोटल कॉस्ट में ऐड कर देंगे। और उसके बाद वाले अगले साल में जो हमारी टोटल कॉस्ट, करने का मतलब अब टोटल कॉस्ट हमारी क्या हो गई, जो पहले टोटल कॉस्ट थी वो अब प्लस जो है जो हम लोग 1.5% उसमें दोबारा मेंटेनेंस में खर्च किए वो भी पैसा हमारा उस टोटल कॉस्ट में जुड़ जाएगा। अब इन दोनों का टोटल कॉस्ट हम अगले साल इन दोनों का जो है 1.5% हम अगली साल जो है लेंगे फिर दोबारा मेंटेनेंस में। अब देखिए अगला हमारा दे रहा है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या है कि इन दिस एस्टिमेट द न्यू वर्क इज इंट्रोड्यूस्ड along विथ ऑनगोइंग ओरिजिनल वर्क, यानी कि ये जो एस्टिमेट होता है ये हम एस्टिमेट तब तैयार करते हैं जो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट होता है। मान लीजिए हम कोई संरचना बना रहे तो उसमें कोई चीज़ अगर हम एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हैं और वो जो है हमारे पहले से जो है इसमें एस्टिमेट में जो पहले से हमारा जो मतलब एस्टिमेट है उसमें जो है उस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है, यानी कोई नया वर्क हम लोग अगर उसमें बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट जो तैयार करते हैं। अगला कह रहा है कि देखिए एक्सटेंशन एस्टिमेट क्या कर रहा है कि दिस एस्टिमेट इज इंक्लूडिंग एडिशनल वर्क आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओरिजिनल वर्क और टू इंट्रोड्यूस एडिशनल वर्क ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि यह एस्टिमेट तब किया जाता है जब हमारा, जैसे कहने का मतलब है कि ये एस्टिमेट तब तैयार किया जाता है जब जो एक्सटेंशन एस्टिमेट होता है कि कोई चीज़ हम लोग जब बढ़ा रहे हैं, यानी ओरिजिनल जब हमारा ओरिजिनल वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है उसके बाद हम कोई चीज़ बढ़ा रहे हैं या फिर उसी के साथ में कोई चीज़ बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए एक्सटेंशन एस्टिमेट जो है प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा है मेथड ऑफ एस्टिमेशन, यानी एस्टिमेशन के क्या क्या मेथड हैं। तो देखिए पहले एस्टिमेशन का मेथड देखते हैं तो लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ इनवैलिड वाल मेथड, यानी कि जो लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड है तो इसमें क्या होता है कि एक होती है लंबी वाल, एक होती है लॉन्ग वाल, एक होती है शॉर्ट वाल। तो हमारा देखिए जो लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल होती है वो आउट टू आउट लेंथ होती है। आउट टू आउट लेंथ हम कैसे निकालते हैं, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल सेंटर लेंथ ऑफ वाल, यानी कि वाल की जो सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालते हैं प्लस विड्थ का हाफ और विड्थ का हाफ दोनों तरफ का जो है हम लोग चौड़ाई का आधा आधा जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल आ जाती है। आगे हमारा अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है कि दिस मेथड इज यूज्ड बाय CPWD फॉर प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट एंड द मेथड इज नोन एज आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड, यानी कि ये जो हमारा मेथड है इसका प्रयोग जो है CPWD भी करता है, डिपार्टमेंट हमारा करता है, और इसका एक और नाम जो है इसे हम लोग जो है आउट टू आउट एंड इन टू इन जो है मेथड के नाम से भी जानते हैं। और अगला पॉइंट हमारा है कि लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल। तो देखिए लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल बराबर होता है इन टू इन लेंथ, यानी यहाँ पे लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल रहना चाहिए। तो जो शॉर्ट वाल की लेंथ होती है वो सेंटर टू सेंटर लेंथ वाल की होती है और
और माइनस इसमें जो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो शॉर्ट वाल की सेंटर टू सेंटर ले लेते हैं, उसके बाद जो है उसमें से जो है उसमें क्या कर रहे थे पहले लॉन्ग वाल में हम लोग विड्थ को हाफ हाफ विड्थ का आधा दोनों तरफ से जो है घटाते जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे हम जो है बीट का यानी कि चौड़ाई का दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं हम लोग घटाते जा रहे हैं शॉर्ट वाल में, और लॉन्ग वाल में यही जोड़ देते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है कि एज वी मूव फ्रॉम द फाउंडेशन टू सुपर स्ट्रक्चर, लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल डिक्रीजेज एंड लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल इंक्रीजेज। तो देखिए कहने का मतलब है कि जब हम लोग जो है फाउंडेशन से स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं यानी ऊपर की ओर चढ़ते हैं, तो हमारा जो है लॉन्ग वाल की जो लॉन्ग वाल होती है वो कम होने लगती है और शॉर्ट वाल ज़्यादा बढ़ने लगती है। और कह रहा है कि एज वी मूव फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर as we move from superstructure to foundation, the length of long wall increasing and length of short wall decreasing। यानी कि जब हम लोग करने का मतलब सुपर स्ट्रक्चर से फाउंडेशन की तरफ यानी ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं, तो उस केस में हमारा जो लेंथ वाल की जो लेंथ होती है लॉन्ग वाल की वो जो है बढ़ने लगती है और शॉर्ट वाल की लेंथ जो है लंबाई जो है कम होने लगती है। अब कह रहा है कि अब देखिए अगला हमारा मेथड यहाँ पे देखिए अगला मेथड हम लोग देखते हैं कि सेंटर लाइन मेथड। तो देखिए सेंटर लाइन मेथड क्या है कि दिस मेथड कंसीडर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन वाल, यानी कि ये जो वाल होती है हमारी उसके बीच से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ली जाती है सेंटर लाइन मेथड में। और क्या कर रहा है, टोटल लेंथ ऑफ वर्क रिमेन कंटेंस फ्रॉम द फाउंडेशन टू सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि जो फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर तक जो है हम लोग टोटल लेंथ को इसी यही मान के चलते हैं। जो लेंथ हम पहले निकाल लेंगे सेंटर टू सेंटर लेंथ जो है वाल की सभी वालों की, वही हम लोग जो है फाउंडेशन सुपर स्ट्रक्चर तक मान के चलेंगे। उसकी बात क्या है कि दिस मेथड इज क्विक एंड इजी बट हाई चांसेस ऑफ एरर एग्जिट, यानी कि जो एक्सिस्ट यानी कि कहने का अर्थ है कि यह बहुत जल्दी होने वाला और बहुत आसान मेथड है, लेकिन जो इसमें बहुत ज़्यादा गलतियों के चांसेस होते हैं। अब कह रहा है कि एस्टिमेशन ऑफ सेंटर लाइन मेथड, यानी सेंटर लाइन मेथड का कैसे एस्टिमेट होता है। दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द वर्क इन विच इंटरसेक्शन वाल एग्जिट, यानी कि यह जो हमारा सेंटर लाइन मेथड है यहाँ इसका वहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं जहाँ पर जो हमारी कोई भी इंटरसेक्शन यानी कि विभाजक दीवार हो, वहाँ पे जो है सेंटर लाइन मेथड का यूज नहीं कर पाते हैं हम लोग। अगला हमारा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट कर रहा है कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्क्वायर बिल्डिंग ऑफ रेक्टेंगुलर सर्कुलर पॉलीगन बिल्डिंग विच डज नॉट कंसिडर एनी इंटरसेक्शन ऑफ वाल फॉर एवरी इंटरसेक्शन जंक्शन विथ इज consider as deduction from total center line length, यानी कहने का मतलब है कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर यानी इसका जो प्रयोग है स्क्वायर बिल्डिंग के लिए, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग के लिए, सर्कुलर और पॉलीगन बिल्डिंग इन सब के लिए जो है प्रयोग करते हैं, लेकिन कह रहा है कि डज नॉट कंसीडर एनी इंटरसेक्शन वाले, इसमें जो है हम लोग कोई भी इंटरसेक्शन यानी विभाजक दीवार को कंसीडर नहीं करते हैं। अब फॉर एवरी इंटरसेक्शन जंक्शन, यहाँ पे जहाँ पे विभाजक दीवार का मान लीजिए यहाँ पे हमारी ऐसे वाल का ये यहाँ पे जो है विभाजक दीवार अगर गई है, तो इस जंक्शन पे इसी को करा इंटरसेक्शन जंक्शन पे जो है विड्थ इज कंसीडर एज डिडक्शन फ्रॉम द टोटल सेंटर लाइन लेंथ, यानी कि जो इसमें होता है क्या होता है कि हमारा जो है सेंटर लाइन की जो टोटल लेंथ होती है उसको जो है डिडक्शन करके हम लोग क्या करते हैं कि जो इसको जो है विड्थ पे यानी कि जहाँ पे जंक्शन होता है उसकी चौड़ाई को जो हम लोग लेते समय जो है देखिए इस करने का इसका मतलब अर्थ यह है कि जैसे यहाँ पे हम लोग जब ले रहे हैं यहाँ पे चौड़ाई, तो इसको छोड़ के जब हम लोग इसको इसकी पूरी चौड़ाई को डिडक्शन करके नहीं लेते हैं, डिडक्शन करके अपना ले लेते हैं चौड़ाई को जो है इसका जंक्शन पे। अगला पॉइंट है CPWD यूज टू शॉर्ट लॉन्ग लेंथ, ये तो हमने जो पहले ही बता दिया है। तो अगला है कि टाइप ऑफ एरिया। तो पहले देखिए एरिया में हमारी एक होती है प्लिंथ एरिया, देखिए प्लिंथ एरिया, यहाँ पे फ्लोर एरिया में कारपेट एरिया और सर्कुलेशन एरिया। तो हम एरिया के बारे में देखते हैं। तो देखिए पहले सबसे पहले यहाँ पे
एक छूट गया है, लगता है प्लॉट एरिया। जो प्लॉट एरिया क्या होता है कि जो जितनी हम ज़मीन खरीद लेते हैं, वो जब पूरी ज़मीन हमारी कहलाती है, जितनी भी हमारी ज़मीन है वो हमारी कहलाती है प्लॉट एरिया। और प्लिंथ एरिया का मतलब कि जितने भूमि में हम लोग घर बना रहे हैं, यानी पूरी भूमि में तो घर बनाते नहीं, तो जितनी भूमि में हम लोग घर बनाए हैं वही हमारा कहलाएगा। जितनी ज़मीन पे हम घर बनाते हैं वही हमारा कहलाता है यहाँ पर प्लिंथ एरिया। तो देखिए यहाँ पे प्लिंथ एरिया क्या है कि प्लिंथ एरिया इंक्लूडिंग आउट टू आउट एरिया ओनली बिल्टअप एरिया, यानी ओनली बिल्टअप एरिया का मतलब होगा जितने एरिया में जो है, यानी प्लिंथ एरिया इज इंक्लूडिंग आउट टू आउट एरिया, यानी यह बाहर से बाहर की एरिया होती है जो ओनली बिल्टअप एरिया, केवल जो है जहाँ तक हम लोग अपने भवन को बनाते हैं वही एरिया। अगला देखिए इसमें पॉइंट क्या कर रहा है कि दिस एरिया इंक्लूडेड, यानी इस एरिया में क्या क्या हम लोग जोड़ते हैं, एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ लिफ्ट अप टू 2 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया लिफ्ट तक की जोड़ते हैं, लेकिन कहाँ तक, 2 मीटर स्क्वायर तक। फिर अगली चीज़ है इंटरनल सॉफ्ट एरिया, लेकिन कहाँ तक, 2 मीटर स्क्वायर तक। एरिया ऑफ बरसाती एंड टेरेक्स लीव, यानी कि टेरेक्स और बरसाती का भी एरिया लेते हैं इसमें। एरिया ऑफ कंटिलीवर का भी एरिया लेते हैं। और एरिया ऑफ लोफ्ट, यानी कि स्लेवेस एंड अलमारिस का जो एरिया होता है उसको भी जो हम लोग जो है प्लिंथ एरिया में अपना जो है कंसीडर करते हैं, लेते हैं, इंक्लूड करते हैं। आगे देखिए क्या रहा है कि प्लिंथ एरिया डज नॉट इंक्लूड लिफ्ट अबाउट 2 मीटर स्क्वायर, यानी 2 मीटर से स्क्वायर से अधिक लिफ्ट है तो उसको जो है प्लिंथ एरिया में एस्टिमेट नहीं किया जाता है। और इंटरनल सॉफ्ट एरिया अबाउट 2 मीटर स्क्वायर, यानी अगर इंटरनल सॉफ्ट की एरिया भी अगर 2 मीटर से ज़्यादा है तो भी उसको नहीं कंसीडर करेंगे। ओपन कॉट यार्ड को भी नहीं करेंगे। और फ्रंट एंड रियर लॉन का मतलब यह हो गया कि जैसे मान लीजिए हमारा ऐसा कोई घर बना है, तो इस मान लीजिए हमारा ज़मीन था, यहाँ तक घर बना है, तो ये जो सामने ये जो हमारे देख रहे हैं ये फ्रंट और रियर लॉन इसको बोला जाता है, यानी जो खाली जगह है इसको प्लिंथ एरिया में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ओपन पार्किंग एरिया एंड ओपन प्लेग्राउंड, इन सब चीज़ों को जो हम लोग प्लिंथ एरिया में अपने कंसीडर इंक्लूड नहीं करते, मतलब नहीं जोड़ते हैं। अगला चीज़ आता है फ्लोर एरिया। देखिए फ्लोर एरिया क्या है कि इट इज़ ए यूजेबल वेयर्ड एरिया, यानी कि यह वो एरिया होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो इट डज नॉट इंक्लूडिंग वॉल एरिया, इसमें जो है हमारी वॉल की एरिया नहीं दी जाती है। इट एरिया कवर्स 50% बालकनी एरिया, यानी बालकनी एरिया का जो है 50% कवर करता है जो हमारा फ्लोर एरिया होता है। अगला चीज़ है कि इट इज covers the total area of kitchen, washroom, living room and bedroom and corridors etc, यानी जो किचन, बेडरूम, इस सब एरिया को जो है हम लोग अपने फ्लोर एरिया में जो है कंसीडर करते हैं। अगला आ जाता है हमारा कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया का मतलब होता है कि इट इज़ द लिवेबल पार्ट ऑफ फ्लोर, यानी जो फ्लोर एरिया में जो हम लोग रहने के लिए, जैसे कुछ पार्ट होते हैं आने जाने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ रहने के लिए, जैसे किचन हुआ, बरामदा हुआ, तो इन सब चीज़ों में हम लोग रहते नहीं हैं। किचन में अपने हम कोई रहेगा नहीं, किचन बाथरूम में सिर्फ मतलब नहाने आने जाते हैं, उसमें हमेशा के लिए रहने थोड़ी जाते हैं। तो ऐसा मतलब कारपेट एरिया ऐसा जगह है जहाँ पे समझ लीजिए कि हम लोग रहते हैं। तो कह रहा है कि तो दिस एरिया इज 75% ऑफ टोटल प्लिंथ एरिया, यानी जो प्लिंथ एरिया का 75% होता है जो हमारा कारपेट एरिया होता है। अगला चीज़ है सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया क्या है कि इट इज़ द एरिया कवर्ड फ्रॉम मूवमेंट पर्पस, यानी वो एरिया जो हम लोग मूवमेंट पर्पस के लिए यानी आने जाने के लिए छोड़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं सर्कुलेशन एरिया। तो पहली चीज़ है कि वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। तो वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया क्या है कि इट कवर्स द एरिया रिक्वायर्ड फॉर वर्टिकल मूवमेंट, जैसे एरिया ऑफ स्टेयर साफ्ट, यानी स्टेयर और साफ्ट जो एरिया होती है जो वर्टिकल मूवमेंट के लिए होती है उसके लिए जो हम लोग छोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। और अगला है हॉरिजेंटल सर्कुलेशन एरिया। तो इसमें देखिए क्या है कि दिस एरिया इंक्लूडेड सच एज कॉरिडोर, वरांडा एक्सेट्रा, यानी कॉरिडोर हमारा जो होता है गलियारा और बरांडा जो होते हैं ये सब जो है हमारे जो है वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा दिया है फ्लोर एरिया रेशियो या फिर यहाँ पे देखिए दिया है फ्लोर एरिया रेशियो या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो जिसको हम कहते हैं एफआर वैल्यू। तो एफआर वैल्यू बराबर होता है टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया और बिल्डिंग एरिया अपान में प्लाट एरिया, यानी कि जितने हम कह सकते हैं कि ये प्लिंथ एरिया अपान में प्लाट एरिया। तो हमारा कह रहा है कि फ्लोर एरिया रेशियो कैन भी हो सकता है एफ आर वैल्यू इज लेस देन 1, एफ आर वैल्यू इज इक्वल टू 1 और एफ आर वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ये एक से कम भी हो सकती है, एक के बराबर भी और एक के अधिक भी हो सकती है। तो देखिए क्या करा है कि एफ आर वैल्यू रिप्रेजेंट द
इंटेंसिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइट फ्लोर मल्टी स्टोरी, यानी कि अगर हमारी जो बिल्डिंग है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो अब तब उस समय तो हमारा जो है एक से अधिक हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा फ्लोर एफ आर वैल्यू यानी फ्लोर एरिया रेशियो जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी बिल्डिंग है वो मतलब जो है जो फ्लोर है हमारे मल्टी स्टोरी है या फिर सिंगल है। अब देखिए कुछ पॉइंट हमारे हैं कि प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूडिंग एरिया ऑफ फ्रंट एंड रियर लॉन, यानी कि ये पहले चीज़ हम जान चुके हैं कि जो हमारा प्लिंथ एरिया होता है उसमें हम लोग आगे और सामने की जो हमारे जगह छोड़ी होती हैं, जैसे यहाँ पे हम आपको पहले ही दिखाए थे कि जो लॉन एरिया यानी कहने का मतलब ऐसे कोई हमारा एक पूरा प्लाट हो गया और उसके बाद जो है घर बना रहे तो इसका जो सामने सामने का और आगे और पीछे का जो लॉन छोड़ते हैं इसको हम लोग जो है प्लिंथ एरिया में नहीं जोड़ते हैं। और एरिया ऑफ ओपन प्लेग्राउंड की एरिया को भी जो हम लोग नहीं जोड़ते हैं। और एरिया ऑफ शाफ्ट एंड स्टेयर अबाउट 2 मीटर, यानी कि जब हमारी शाफ्ट और स्टेयर की एरिया 2 मीटर से अधिक हो जाती है तो उसके लिए भी हम लोग जो उसे भी है प्लिंथ एरिया में नहीं जोड़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, और यदि आप लोगों को कोई भी इसमें अगर कोई भी अगर दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका जो है इसका नोट का जो है लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि और आप लोग यदि चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो आप लोग के आता रहे हमेशा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।